अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू तलबा व तालिबात के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, कर्नाटका हुकूमत की जानिब से, हाँ, यानी कर्नाटका हुकूमत की जानिब से 8वीं 9वीं और 5वीं जमात के लिए जो इम्तिहानात हैं, क्या है, के एस ई के एस क्यू एग्ज़ाम। तो उस इम्तिहान के मुतालिक जो नमूनतन सवालाती पर्चा है, उसको हम इस वीडियो में हल करेंगे। उर्दू मीडियम के तलबा के लिए समाज साइंस का हमारा सवाली पर्चा। तो चलो, पहला है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, देखिएगा, यहाँ पर 16 सवालात होंगे, एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के, हाँ, मुतबादिल इंतखाबात होंगे। तो उसमें पहला सवाल, अश्वघोषा की तहरीर करदा तसनीफ कौन सी है? अश्वघोषा ने कौन सी तहरीर तसनीफ की? बुद्ध चरिता। अश्वघोषा ने क्या है, सी तहरीर, यहाँ पर सी लिखना है और यहाँ पर लिखना है बुद्ध चरिता। ये अश्वघोषा की तहरीर करदा तसनीफ है। तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा सवाल होगा, ये किसने तहरीर की? मुद्दरक्षा। हाँ, मुद्दरक्षा तसनीफ किसकी है? हाँ, अगर वो अश्वघोषा की है तो मुद्दरक्षा तसनीफ किसकी है? ये मुद्दरक्षा तसनीफ क्या है? विशाख दत्ता की है। किसकी? विशाख दत्ता। और राग तिरंगिनी, राज तिरंगिनी क्या, किसकी तसनीफ है? ये राज तिरंगिनी क्या है? ये कल्हना की है। कल्हाना, कल्हाना की तसनीफ है। राज तिरंगिनी कल्हना की तसनीफ है, याद रखिएगा, राज तिरंगिनी। और गोखो की, ये गोखो की, ये है तसनीफ फाहियान की। किसकी? फाहियान की तसनीफ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें सवाल पूछा गया था। तो हमारा सही जवाब है, हमारा सही जवाब क्या है? C1 इज द राइट आंसर। हाँ, तो अगला सवाल हमारा है, देखिएगा, दूसरा सवाल, सिंधु सरस्वती तहजीब पर जोर देती है, सफाई पर जोर देती है, तारीखी सबूत क्या है? तो इसमें देखें तो सिंधु तहजीब के मुताबिक अगर हम तारीखी मुताला करें तो मोहनजोदारो में जो हमाम खाने हैं, वहाँ पर क्या है, गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए और उस शहर की ज़ेर ज़मीन पानी का इंतज़ाम देखें तो हमें पता चलता है कि वो क्या है, सही जवाब बी है। यहाँ पर क्या है, B1, सेकंड वन इज द राइट आंसर। और लोथल क्या है, बंदरगाह, याद रखिए, गुजरात में आता है लोथल। अगला सवाल, हाँ, हमारा अगला सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल, अद्वैत फलसफे की तबलीग किसने की? अद्वैत फलसफा, हाँ, अद्वैत फलसफा ये किसने पेश किया है? देखिएगा, अद्वैत फलसफा, जिसको क्या है, वहदानियत कहा जाता है, इसको पेश करने वाले कौन हैं? इसको पेश करने वाले कौन है? शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य हैं। तो D1 इज द राइट आंसर। इस तरह से अगर हम दीगर का इनका भी देखें तो इसमें रामानुजाचार्य ने क्या है, विशिष्ट द्वैत, ये रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैत फलसफा पेश किया। और बसवेश्वर ने शक्ति विशिष्ट द्वैत फलसफा पेश किया, बसवेश्वर ने। और मध्वाचार्य ने क्या है, अद्वैत फलसफा पेश किया। मध्वाचार्य ने क्या है, अद्वैत, द्वैत फलसफा, अद्वैत शंकराचार्य, द्वैत मध्वाचार्य, विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य, शक्ति विशिष्ट द्वैत बसवेश्वरा ने पेश किया। इस तरह से इन्होंने क्या है, ये अपने समाजी इस्लाह के फलसफे पेश किए। हाँ, तो अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल क्या है हमारा, देखिएगा, अगला सवाल, जैन मत का पहला तीर्थंकर,
जैन मत का पहला तीर्थंकर कौन है? जैन मत का पहला तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ, याद रखिएगा कौन है? ऋषभनाथ। डी वन इज द राइट आंसर, ऋषभनाथ है पहला तीर्थंकर। और इसी तरह दीगर के नाम भी दिए गए हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध तो नहीं आता है, बुद्ध मजहब का बानी आता है। और पार्श्वनाथ है महावीर। महावीर क्या है? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ क्या है? 23वें तीर्थंकर। ये पार्श्वनाथ जो है, यहाँ पर पार्श्वनाथ जो है ये 23rd तीर्थंकर। और महावीर क्या है? 24th तीर्थ, 24वें तीर्थंकर, याद रखिएगा महावीर, वर्तमान महावीर। इस तरह से क्या है, इसमें पाए जाने वाले कुल 24 तीर्थंकरों में से ये पहले हैं। और ये 23वें पार्श्वनाथ है, 24वें महावीर आते हैं, 24वें तीर्थंकर। तो इसके बाद अगर अब हम आगे बढ़े, हमारा सवाल क्या है देखिएगा। अगला सवाल, इस तस्वीर में कौन सी मंदिर है? तस्वीर कहाँ है? यहाँ पर ये मंदिर की तस्वीर है। इस मंदिर में, ये तस्वीर में कौन सी मंदिर है? बृहदेश्वर है, या चनकेश्वर है, या कैलाशनाथ है, या काशी विश्वनाथ है? तो ये मंदिर क्या है? चनकेश्वर मंदिर है। कौन सी? चनकेश्वर। और बृहदेश्वर मंदिर है, बाकी की तस्वीर भी लाया मैं। ये बृहदेश्वर मंदिर है, आपके पास यहाँ है ना ऊपर, ये बृहदेश्वर मंदिर है ये। हाँ, ये नंबर 1 की। हाँ, और ये नंबर 2 क्या है? बी, ये ए, ये क्या है? बृहदेश्वर। बी चनकेश्वर। और सी क्या है? कैलाशनाथ, ये सी, ये सी कैलाशनाथ। ये डी क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर। याद रखिएगा, इन तस्वीरों को भी याद रखिएगा, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, D1। तो इसमें हमारा सही जवाब क्या है? सवाल, ये सवाली परीक्षा में पूछा गया सवाल क्या है? ये मंदिर क्या है? चनकेशव मंदिर है। याद रखिएगा, क्या है ये? चनकेशव मंदिर। हाँ, सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला, रियासत रियासत आइन और कवानीन के इल्म का मुतालिया करना। रियासत आइन, कवानीन, ये तमाम हमें सियासी साइंस में मिलता है। कहाँ मिलता है? सियासी साइंस में। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर समाजियात में हमें क्या है? समाज के मुताल्लिक मालूमात मिलते हैं। और तिजारती तालीमात में क्या है? तिजारती तालीमात में तिजारत किस तरह से की जाती है उसके बारे में। और माशियात, दौलत किस तरह कमाई जाती है, दौलत के मुताबिक मुतालिया होता है माशियात में। लेकिन यहाँ पर हमारे इस सवाल का जवाब D1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, जमहूरियत के मंदिर में से कौन से फायदे हैं? देखिएगा, जमहूरियत के फायदों में कौन कौन से फायदे हैं? देखिएगा, जमहूरियत की बुनियादी मसावत प्रमुख नहीं है, ये तो सही है फायदा, ये फायदा है। फर्द की जाती तरक्की की गुंजाइश है, यहाँ पर फर्द की जाती तरक्की होती है, ये भी सही है। तीसरा क्या है? कौमी मुफाद से ज्यादा पार्टी का मुफाद यहाँ पर नहीं होता। और पार्टी से दूसरे पार्टी में तब्दीली हुकूमत को गैर मुस्तकम करता है, ये भी क्या है? सही नहीं है। तो इसमें क्या है? सही जवाब 1, 2 कहाँ पर है? चौथे में, D1 इज द राइट आंसर। क्या है? D1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अंग्रेजी लफ्ज कल्चर, ये किस जबान का लफ्ज है? अंग्रेजी लफ्ज कल्चर, ये क्या है? किस जबान का लफ्ज है? ये क्या है? लातीनी जबान का, ये लातीनी जबान का लफ्ज है कल्चर, याद रखिएगा। कहाँ है? हाँ, यहाँ पर है ना, ये लातीनी जबान का लफ्ज है, याद रखिएगा। अगला, सनती माशरे की खुशियात क्या है? सनती माशरे की खुशियात, ज़राई सनत, सनत यानी कारखाने। तो कारखाने के हिसाब से देखिएगा, यहाँ पर खेती ज़राअत यानी खेती बाड़ी, मवेशी पालना यानी जानवरों को पालना, ग़िज़ा की तलाश करना यानी ज़माना कदीम में जो लोग थे, जंगली लोग, उनके बारे में आता है। लेकिन यहाँ पर सनती माशरे की खुशियात में नई ईजादात के जरिए समाजी तब्दीली आती है यहाँ पर। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, बरअज़म जहाँ आर्टिशियन कुएं सबसे ज्यादा आम है। आर्टिशियन कुएं, इसका मतलब क्या है? जमीन में सिर्फ एक छोटा सा होल, सुराख डालने पर भी क्या पानी अपने आप
बाहर आ जाए उसको आर्टिशियन कुएं कहा जाता है। तो ऐसा हमें क्या है बरेजम ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में आर्टिशियन कुएं आते हैं। हाँ। और उसके बाद 11वां सवाल है मिस्ट्रॉल। इस किस्म की एक अच्छी मिसाल है। मिस्ट्रॉल क्या है ये? कौन सी है? मिस्ट्रॉल, देखिए एक मिनट, मिस्ट्रॉल क्या है? तो चलो, तो चलो हमारा सवाल क्या है? मिस्ट्रॉल। मिस्ट्रॉल कौन सी हवा है? मिस्ट्रॉल जो यहाँ पर बताई गई है, मुकामी हवा है या मौसमी हवा है या तूफानी हवा है या कुतबी हवा है? देखिएगा, इसका जवाब हमें समाज साइंस के, आठवीं जमात की समाज साइंस के पार्ट 1 में हवाई फिजाई कुल्ला, जोग्राफिया का फिजाई कुल्ला तीसरा बाब में पेज नंबर 107 में मिलता है इसका जवाब। यानी यहाँ पर बताया गया है ये मिस्ट्रॉल क्या है? फ्रांसी लफ्ज है। फ्रांस में क्या है? फ्रांस की एक मुकामी हवा है मिस्ट्रॉल, फ्रांस में। उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे मुकामी हवा है। हिंदुस्तान में लो कहा जाता है, और यूएसए में क्या है? चिनुक स्ट्रोवेर कहा जाता है, और कोह अल्पस और यूरोप में फाहिन कहा जाता है इन मुकामी हवाओं को। और अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान में क्या है? सदाकू कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसको बर्फ फ्लेंडर है, ऑस्ट्रेलिया की मुकामी हवा है। और अंटार्कटिका की मुकामी हवा क्या है? बिलजार्ड है। ये मुकामी हवाएं हैं। हाँ। और मौसमी हवाएं क्या है? जिस तरह से हिंदुस्तान में पाई जाती है मानसून हवाएं, इनको मौसमी हवा कहते हैं, मखसूस मौसम में होते हैं। हाँ। उसके बाद ये तूफानी हवाएं, ये तूफानी हवाएं ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा है, तूफानों की शक्ल में आने वाली हवाएं हैं। तो इन तूफानी हवाओं को अलग अलग इलाकों में अलग अलग जाना जाता है। जापान और चीन में इन तूफानी हवाओं को टाइफून कहा जाता है। अफ्रीका में मैक्सिको अफ्रीका और मैक्सिको में हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विल्ली वेस्ट कहा जाता है। और इसी तरह हिंदुस्तान में साइक्लोन कहा जाता है। इन तूफानी हवाओं को क्या है? साइक्लोन कहा जाता है। और रूस में क्या है? व्हर्लपूल भी कहा जाता है। इस तरह से तूफानी हवाओं के दीगर इलाकों में अलग अलग नाम है। और उसके बाद कुतुबी हवाएं, जो कुतुबेन में ठंडी हवाएं आती हैं, उनको कुतुबी हवाएं कहते हैं। लेकिन हमारा मिस्ट्रॉल के हिसाब से सही जवाब ए है, पहला जवाब क्या है? A1 इज द राइट आंसर। अगला, समंदर जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों बराजमों से घिरा हुआ बराजम क्या है? बहरे हिंद है। याद रखिएगा, बहरे हिंद। आप यहाँ पर क्या है, इस नक्शे में यहाँ भी देख सकते हैं, देखिएगा, ये एशिया है, हाँ, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इन तीनों से घिरा हुआ इलाका क्या है? बहरे हिंद है। आप दिगर देख सकते हैं, ये हमारे स्कूल के तलबा अशका बेपारी, जो अष्टम जमात की थी, उसका निकाली हुई शक्ल है। देखिएगा यहाँ पर बहरे अल्काइल, बहरे अल्काइल में क्या आते हैं? शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, याद रखिएगा। उसी तरह बहरे ओकियानूस में यूरोप, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका आता है। हाँ। और अंटार्कटिका बहरे मुंजमद जनूबी एक ही आता है, चौथा, याद रखिए। इस तरह से क्या है, इसके लिए एक है, बहरे हिंद के तीन हैं, बहरे अल्काहिल और बहरे ओकियानूस के चार चार, याद रखिएगा। इस लिहाज से हमारे सवाल के हिसाब से यहाँ पर हमारा जवाब हो गया, हमारा जवाब क्या है? बहरे हिंद आता है। अगला सवाल, माशी सरगर्मी की एक अच्छी मिसाल, स्कूल में अपने तलबा को पढ़ाने वाला उस्ताद, ये कौन सी सरगर्मी है? तकसीमी सरगर्मी है, या मुबादिला है, या सारिफ है? सारिफ यानी सर्फ करना, इस्तेमाल करना, और पैदावारी है, या दोबारा पैदा किया जाता है। तो इसमें इस इस जुमले के लिहाज से ये क्या है? मुबादला है। मौलवी अपने पास मौजूदा मालूमात को बच्चों को मुंतकिल कर रहा है, दूसरों तक कर रहा है, मुबादला है, बांट रहा है अपने इल्म को। तो इस लिहाज से क्या है, ये सेकंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, किसी मुल्क की कौमी आमदनी को मुल्क की कुल आमदनी से तकसीम किया जाए। कौमी आमदनी को कुल आमदनी से तकसीम किया जाए तो वो फीकस आमदनी कहलाती है। क्या कहलाते हैं? फीकस आमदनी कहलाती है।
अगला सवाल, दर्ज झील में इनफरादी तिजारत के फायदे क्या हैं? इनफरादी तिजारत के फायदे, देखिएगा, अपने सराय से सरमाए से शुरू किया जा सकता है। अपने पास जितना जितनी दौलत है, जितना अमाउंट है, सरमाया है, उससे शुरू किया जा सकता है। ये इंफरादी तिजारत का फायदा है, ये भी सही है। इंतजामी सलाहियत महदूद होती है, आराम से इंतजाम कर सकते हैं। इंतजामी सलाहियत महदूद होती है। हम्म, और इंतजामी सलाहियत महदूद होती है। सारिफिन के साथ बराह रास्त राबता बरकरार रहता है। इंफरादी तिजारत से, हाँ, एक थीन। और चौथा क्या है, नुकसान या जिम्मेदारी अकेले बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो करना पड़ता है। तो इस लिहाज से फर्स्ट और थर्ड वन इज द राइट आंसर इसका, पहला और चौथा, एक्चुअली पहला और तीसरा। तो उस लिहाज से यहाँ पर क्या है, ये यहाँ और एक आ रहा है सी, सी वन इज द राइट आंसर। याद रखें, तीन आना चाहिए। हाँ, एक दो नहीं, एक तीन, एक और तीन क्या है सही आंसर, सी वन इज द राइट आंसर। अगला, हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटी किस साल हुआ? कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत किस साल की, ये पूछा गया सवाल। तो इसका सही जवाब क्या है, 1904 में क्या है इसकी शुरुआत हुई है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो 16 जवाब सवालात हो गए, एक मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव टाइप, मुतबादला जवाब। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 में। यहाँ पर क्या है, चार सवालात होंगे एक मार्क्स के। तो चलो, पहला सवाल है हमारा, उस गांव का नाम बताएं जो हिंदुस्तान में माक़बल तारीख अहद में राख का पता चला। राख का पता चला कहाँ चला, करनूल के गाँव में इसका पता चला। तो सही जवाब करनूल के गाँव। उसके बाद अगला सवाल है, रस्म रिवाज की मिसाल दी। रस्म रिवाज की मिसाल, देखिएगा, रस्म रिवाज की मिसाल से पता चलता है यहाँ पर क्या है, सकाफत के अकायद, इक़्तिदार, कवायद, समाजी रिवायात और अखलाकियात से बनते हैं। इनको इज्तिमाई तौर पर रस्म रिवाज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मिसाल पूछा गया रस्म रिवाज का। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हमें मिसाल लिखना है रस्म रिवाज की, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, शादियों में जोड़े का मुंह दिखाई का रस्म, या झिलवे देने का रस्म, हाँ, शादी ब्याह का रस्म, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला सवाल 19वां, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें समाजियात माशरे को समझने के काबिल कैसे बनाती है? देखिएगा, हमें अगर रोजमर्रा जिंदगी में समाजियात हमारी किस तरह से मदद करती है माशरे को समझने में, तो अगर हमें माशरे का फर्द बनना है तो हमें माशरे के दरमियान रहना होगा। अगर हम लोगों के दरमियान नहीं रहते हैं तो उनकी ज़बान, तो हम ज़बान के मुतालिया करने, खेल खेलने, सोचने के अमल का तजुर्बा या जिस्मानी ज़बान नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकेंगे। जो हमने अब सीखी है, सीखने के इस अमल को समाजकारी कहते हैं। तो इसी क्या है, समाज, इसलिए हमें समाज ज़रूरी है माशरे को समझने के लिए। अगर हम माशरे में रहें तो ही उसके मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। अफादियत की तारीफ, अफादियत किसे कहा जाता है? देखिएगा, अवाम को ज़रूरी मौज़ूआत और खिदमात फराहम करके मुनाफा कमाना ही अफादियत कहलाता है। मसनूआत और खिदमात फराहम करके मुनाफा जो कमाया जाता है वही क्या है, अफादियत कहलाती है। ये एक मार्क्स के चार सवालत हो गए। अब दो मार्क्स के छः सवालत हो गए, दो मार्क्स के छः सवालत। तो हमारे यहाँ पहला सवाल है 21वां सवाल, पुलकेशी दुअम ने किस तरह अपनी सल्तनत की तोसी की? देखिएगा, पुलकेशी दुअम ने क्या किया, सबसे पहले गंगाओं, कदम्बाओं और पल्लवाओं पर काबू पाते हुए उसने अपनी बादशाहत कायम की। उसके बाद जब हर्षवर्धन शुमाली हिंदुस्तान से जनूबी हिंदुस्तान की तरफ हुक्मरानी शुमाली हिंदुस्तान में हुक्मरानी कर रहा था, वो आगे बढ़ता हुआ जनूबी हिंद की तरफ आ रहा था, तो वहां पर नर्मदा नदी के किनारे क्या है, उसने पुलकेशी ने उसको रोक कर क्या है,
पुलकेशी ने उसे आगे आने से रोका और दक्षिण प्रतेश्वर का खिताब पा लिया और लॉर्ड ऑफ पेनिस्टन 16 का खिताब भी इसके दिले की वजह से दिया गया। इस तरह से क्या है, जनूबी हिंदुस्तान में उसने अपनी सल्तनत की तोशी की। उसके बाद अगला सवाल है, मदनापुर में पाई गई कमला की समाजी हालात कैसी थी? कमला के समाजी हालात को देखें तो यहाँ पर क्या है, कमला जो 1920 में मदनापुर में पाई गई थी, उसने 9 साल तक जंगल में जानवरों के दरमियान जिंदगी गुजारी। वो जानवरों की तरह 4 टांगों पर चलती थी और कच्चा गोश्त भी खाती थी। ये उसके समाजी हालात है। तो इससे पता चलता है कि इंसान कहाँ पर रहता है, किस समाज में रहता है, उसी तरह का आदात और अतवार को अपने अंदर समा लेता है। अगला सवाल है, समंदरी तह के रेले यानी रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं, उनके नाम क्या हैं? वो 4 हैं। एक बरआज़मी आबी किनारा है, बरआज़मी ढलवान है, तीसरा क्या है, गहरे समंदर के दरमियान मैदान है, और चौथा समंदरी गहराई है। ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल, मिट्टी के आलूदगी को रोकने के लिए इकदामात की फहरिस्त बनाएं। मिट्टी की आलूदगी को हम किस तरह से रोक सकते हैं? देखिएगा, मिट्टी की आलूदगी को रोकने के इकदामात, कीमियाई जरखेज़ी का महदूद इस्तेमाल करना है, और कीड़े मार दवायात का महदूद इस्तेमाल करना, ज़मीनी और फसलों का सही इस्तेमाल, मिट्टी के इस्तेमाल और उसके इंतज़ाम के लिए अवाम में बेदारी पैदा करना। इसके ज़रिए हम क्या है, मिट्टी की कसाफत को रोक सकते हैं। अगला सवाल हमारा, हिंदुस्तान में शहरियत खोने के तरीके को वजाहत करना है। तो खोने के यहाँ पर हिंदुस्तान में 3 तरीके हैं। पहला है दस्तबरदारी, यानी कोई भी हिंदुस्तानी शहरी मुताल्लिका अथॉरिटी को खुद से इंदराज के जरिए रजाकाराना तौर पर दरख्वास्त जमा करके अपनी शहरियत तर्क कर सकता है। तर्क करना है, छोड़ सकता है, पहला। दूसरा तरीका क्या है, बरतरफी ख़त्म करना, यानी हिंदुस्तान का कोई भी शहरी गैर मुल्की शहरियत हासिल करने पर उससे अर्जी की पेशी की उम्मीद किए बगैर, यानी वो अर्जी देता है, इसका इंतजार किए बगैर क्या है, कानूनी तौर पर उसकी हिंदुस्तानी शहरियत को ख़त्म कर दी जाती है। इसके लिए दरख्वास्त जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बरतरफी कहलाता है। तीसरा, महरूमी के जरिए, यानी कोई भी फर्द धोखा या फरेब के जरिए फरेब के खिलाफ दीगर सरगर्मियों में मशगूल है या हिंदुस्तान के दस्तूर का एहतराम ना करने पर उनको हिंदुस्तान की शहरियत रद्द कर दी जाती है। ये जबरन महरूमी का तरीका है। ये 3 तरीके हैं शहरियत को खोने के। उसके बाद अगला 26वां सवाल है, किस तरह मौसर तरीके से तकसीम की सरगर्मियाँ की जा सकती हैं? देखिए, तकसीम की सरगर्मी किस तरह से की जा सकती है? यहाँ पर देखिएगा, तकसीम के मकसद का तयन करना ज़रूरी है ताकि तकसीम के तरीके और इंतज़ाम का इंतखाब दुरुस्त तरीके से किया जा सकता है। अगर मकसद यह है कि पैदावार के नताइज को लोगों के दरमियान मुनसिफाना तौर पर तकसीम किया जाए तो मुतबादला तकसीम का तरीका ज़्यादा मौसर हो सकता है। अगर मकसद ये है कि पैदावार के नताइज को लोगों की ज़रूरियात और तरजीहात के मुताबिक तकसीम किया जाए तो कीमतों के ज़रिए तकसीम का तरीका ज़्यादा मौसर हो सकता है। इस तरीके से हम तकसीमी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला हमारा सवाल नंबर 4 है। 3 4 सवाल नंबर 4, अगला सवाल नंबर 4 क्या है? 3 मार्क्स के 3 सवाल हैं। पहला सवाल, कालिंगा की जंग के बाद अशोका ने अपनी सल्तनत में किस तरह अमन कायम किया? जो जवाब पेश करना। तो इसका जवाब मैं 8वीं जमात की दरसी किताब में तलाश किया, नहीं मिला, लेकिन कन्नड़ा 8वीं जमात की दरसी किताब, कन्नड़ा दरसी किताब में मिला। हमारी उर्दू दरसी किताब में इसका ये जवाब नहीं मिला। तो उसका ट्रांसलेट किया हुआ ये हिस्सा है, और ये जवाब हमें 6ठी जमात की किताब में मैं पढ़ा हूँ, 6ठी जमात में मौजूद है। वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो चलो देखिएगा इसका जवाब क्या है। अशोका ने कलिंगा की जंग के बाद बुद्ध मजहब इख्तियार किया। उसने बुद्ध मत विहारों और चैत्याज की को
खैरात दी। इसने अपनी सल्तनत में जानवरों और परिंदों के कत्ल पर पाबंदी लगाई थी, अमन कायम करने के लिए। और उसने ऐलान किया कि तमाम शहरी मेरे बच्चों की तरह हैं। गर गुरु ने कहा कि वालिदैन की इताअत करो और बड़ों की इज्जत करो। नेज आपने इस इनसे कहा कि गरीबों और गुलामों के साथ उसने सलूक करें। ये क्या है? अशोका का कानून था। उसने जीने और दूसरों को जीने दो, जियो और जीने दो का तरीका इख्तियार किया, उसकी तलकीन की। अशोका ने सल्तनत में मजहब की तशहीर के लिए धर्म महामंत्रास कहलाने वाले अहदेदारों का तकर्रुर किया और उसने पूरी सल्तनत में मजहब के पैगाम को फैलाने वाले तहरीरी लगाए। इसने बैरून मुल्क को मशनरीज भी भेजे। मशनरी यानी यहाँ पर मुबल्लिग, तबलीग करने वाले, मजहब को फैलाने वाले थे। उसने रक्षित को बनवासी और महादेव को महेश मंडल भेजा। रक्षित उसके बच्चे रक्षित और महादेव वहां भेजा। और उसके अलावा उसने क्या है, अपने बेटे राहुल और अपनी बेटी संगमित्रा को सेलोन, श्रीलंका को भेजा। सेलोन, कदीम जमाने सेलोन को, श्रीलंका को सेलोन कहा जाता था, वहां पर भेजा। और कबल मसीह 250 में इसने पाटलिपुत्रा में बुद्ध मत की तीसरी काउंसिल का इनेकाद किया। तीसरी काउंसिल, बड़ा इजलास मुनक़द किया। कौन है? अशोक, अशोका ने कलिंगा जंग के बाद। तो इस तरह से उसने क्या है, सल्तनत में, अपनी सल्तनत में अमन कायम करने की कोशिश की। उसके बाद अगला हमारा सवाल है, ग्लोब का खाका खींचकर 7 अहम अर्ज बल्दी खतूत की निशानदेही करना। तो देखिएगा, ग्लोब यहाँ पर, यहाँ पर हम क्या है, इस तरह से दायरा निकालकर 7 अहम अर्ज बल्दी खत निकाल लिखना है। 1, 2, 3 और 1 4, 5, 6, 7। तो देखिएगा, ये सिफर दर्जे, ये 23 सही 1/2 शुमाली, ये 66 सही 1/2 शुमाली। हाँ, ये 90 दर्जे शुमाली। उसी तरह ये 0 दर्जे, याद रखिएगा। इस तरह से निकालना है हमें। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये भी 23 सही 1/2 जुनूबी, ये 66 सही 1/2 दर्जा जुनूबी, और ये 90 दर्जे जुनूबी। ये इनके दर्जे हो गए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, नाम लिखना है। हाँ, नाम लिखेंगे तो ये नंबर 1, ये सबसे पहले क्या है, ये खत इस्तवा, खत इस्तवा। और ये खत क्या है, खत सुल्तान। और ये खत क्या है, खत मुंजमिद, मुंजमिद शुमाली। और ये क्या है, कुतुब शुमाली। और इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर ये खत क्या है, खत जिद्दी। और ये क्या है, खत मुंजमिद जुनूबी, या जुनूबी कुतुबी दारा भी कहा जाता है, इसको शुमाली कुतुबी दारा भी कहा जाता है। और ये क्या है, कुतुब जुनूबी। इस तरह से लिखने पर क्या है, 7 हो जाएंगे। देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात, तो सातों बगैर सातों अहम पद यहाँ पर हो गए। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो अगला हमारा सवाल है, हाँ, इस तरह से देखें तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल क्या है, बैरूनी तिजारत की अहम किस्मों को आज़ाद करना है। बैरूनी तिजारत, बैरूनी तिजारत यानी गैर मुल्की तिजारत कहा जाता है। इसके तीन अकसाम है, दरामद, बरामद, दरामद बराए बरामद। दरामद यानी एक मुल्क से अपनी ज़रूरियात की अशिया को दूसरे मुल्क से खरीदना है। क्या करना है? खरीदना है, लेना है। दरामद दाखिल कर देना है, खरीदना है। बरामद यानी एक मुल्क अपनी बनाई हुई अशिया को दूसरे मुल्क को बेचना है। क्या करना है? दूसरे मुल्क को बेचना है, बरामद। दरामद बराए बरामद का मतलब एक मुल्क चंद एक दूसरे मुल्कों से खरीद कर दीगर मुल्कों को बेचना है। ये क्या है? दरामद बराए बरामद कहलाता है। उसके बाद सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिएगा क्या है। सवाल नंबर 5 में 30वां सवाल है, ये 8 जुमले में जवाब लिखना है। बड़ा बड़ा जवाब है। हाँ, तो ये एक 4 मगज का सवाल है। तो सवाल है, देहातों की तरक्की में मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमतों का किरदार बहुत अहम है, साबित करना है। तो मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमतों का किरदार के बारे में देखें तो ये क्या है, पंचायत की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सेहत फलाही प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं, और सड़कें बनाते हैं, बिजली फराहम करते हैं, मकानात तामीर करते हैं और पानी फराहम करते हैं। ये खुद इख्तियारी हुकूमतों का किरदार है। और तालीम के मंसूबे बनाते हैं, तालीम की अहमियत हिम्मत अफजाई करते हैं, और इस तरह पाकि सफाई का ख्याल रखते हैं, राशन की तकसीम करते हैं, मुकामी मजलिस का सालाना बजट तैयार करते हैं। ये मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमतों का ये फ़राइज़ काम है, यही इनका किरदार है। ये देहातों की तरक्की के लिए सबसे अहम है। उसके बाद सवाल नंबर 5 आना, लेकिन यहाँ पर क्या है, गलत आया। ये सवाल नंबर 6 आना था, इस तरफ आना सवाल नंबर 6, ये इस तरफ आया। तो फिर भी चलो सवाल देखेंगे में, हिंदुस्तान का नक्शा निकालना है, दर्जील जगहों की निशानदेही करना है। क्या है? मगधा है, ये मथुरा है एक्चुअली। यहाँ पर देखें तो ये क्या है, मथुरा आता है यहाँ। ये दूसरे क्या है, मथुरा नहीं, मथुरा, मथुरा है, मथुरा, मथुरा नहीं, मथुरा है भी। और ये तलकाडु है, तंजावर। अगर इसको हम हिंदुस्तान के नक्शे में डालें तो हाँ, सबसे पहले मगधा, मगधा कहाँ आता है? इस मगधा पन इसमें उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश या पटना, पटना के आसपास, पाटलिपुत्र के पास, यानी यूपी में आता है मगधा। मगधा कहाँ आता है? यहाँ पर आता है, नंबर ए, मगधा। हाँ, यहाँ पर आता है मगधा। और उसी तरह मथुरा क्या है, इस तरफ यहाँ पर आता है, मथुरा, डी का मथुरा, मथुरा आता है। हाँ, और इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हम देखें, हाँ, पूरा नक्शा देखें तो उसके बाद तलकाडु, तलकाडु तीसरे नंबर पर, सी, तलकाडु है। तलकाडु कर्नाटक में आता है, कर्नाटक के, कर्नाटक कहाँ आता है? यहाँ पर आता है, यहाँ पर तलकाडु आता है। क्या? तलकाडु, तलकाडु आता है। ये सी होगा। और तंजावर क्या है? तमिलनाडु में आता है, यहाँ पर तंजावर, डी। हाँ, तंजावर। तो इस तरह से इस नक्शे में हम क्या है, इसको भर सकते हैं। याद रखिएगा आप, यहाँ पर हमें हर एक सही निशान को 1 मार्कस, और इस नक्शे के लिए 1 मार्कस, तो कुल 5 मार्कस का सवाल है। इस तरह से क्या है, हम नक्शे की मशक करें और इसीलिए उसके लिए 1 मार्कस हमारा फिक्स रहता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मजीद जो नमूनतन सवालाती पर्चे हैं, इंशाल्लाह हम इन तमाम सवालाती पर्चे 8वीं
9वीं और 5वीं के, इनको उर्दू में ट्रांसलेट करके आपके हुजूर पेश करेंगे। इसी तरह से मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।